हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 7 तक हमारे सक्सेसफुली रैप अप हो गया पूरा कंपनीज एक्ट। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 की, देन 9, उसके बाद देन हमारा लास्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 10। ये बात मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी कि ये जो तीनों चैप्टर हैं, ये हमारे, अगर मैं ओल्ड कोर्स की बात करूं तो वहां पे ये तीनों चैप्टर हमारे फाइनल में हुआ करते थे, सीए फाइनल के अंदर। बट न्यू कोर्स के अंदर इन 3 चैप्टर को फाइनल से उठा के डाल दिया गया हमारे इंटर के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत ठीक ठाक चैप्टर है, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़े ही प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं ये चैप्टर हमारी नॉर्मल वर्किंग से। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर नंबर 8 जो कि बात करेगा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर, इसका ओवरव्यू लेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि आपको ऑल्दो पता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर को तमीज से समझने के लिए कह सकते हैं कि उन टर्म्स के बारे में एक्चुअली हमारा एक्ट क्या कहता है वो जानना जरूरी है। आपको इसके अंदर से एक जो आपके दिमाग में हो सकता है कि गलत फीडिंग हो, क्योंकि जब हम अकाउंट से रिलेट करके उस चीजों को पढ़ते हैं, डिविडेंड टर्म्स को, इंटरिम डिविडेंड को, फाइनल डिविडेंड को, तो उसके अंदर एक मिसकंसेप्शन आ सकता है, कंफर्म नहीं है, मे बी आपको ये चीज पहले से क्लियर हो, बट हमें द थिंग इज कि टर्मिनोलॉजी जितनी भी है उसको एज पर एक्ट समझ लेना है, ताकि जब हम आगे इसके प्रोविजंस को रिलेट करेंगे, उसको समझेंगे, तो उसके बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वो कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देखेंगे, जिसके अंदर हमारा डिविडेंड आएगा, टाइप्स ऑफ डिविडेंड आएगा, और डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ शेयर्स आएगा कि इक्विटी शेयर्स के बेसिस में कैसे और प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस में कैसे। ऑल्दो प्रैक्टिकली रिलेटेबल है, आपने इसके बारे में बेसिक जानकारी आपकी हो सकती है, बट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मेरा एक काम है कि पहले आपको इसकी नॉलेज दूं, उसके बाद ही मैं इस एक्ट के एक्चुअल प्रोविजन के अंदर जाऊं, इस चैप्टर के एक्चुअल प्रोविजन के अंदर घुसेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक बार इसका ओवरव्यू देखें तो कितने सेक्शंस है हमारे। तो 123 से शुरू होता है और 127 पे ही आके खत्म हो जाता है, मतलब गिन के बस 5 सेक्शन है इसके अंदर, 123, 124, 125, 126 और 127। ठीक है, अब जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो ऐसा कह लें जो पूरी चैप्टर के चेहरे को दिखा जाएगा साफ साफ, वो हमारा पहला ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1, 2, 3, जिसकी हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसकी चर्चा करेंगे। और वो एक थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो उसके अंदर मर्ज्ड है, और वो एक बार क्लियर हो गया तो आप कह लो कि अगर वो चीज आपको समझ में आ गई है तो आपका पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका हम ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू हमारे जो मॉड्यूल के अंदर बना हुआ है वो इस प्रकार से है कि आपको पहले समझना पड़ेगा क्या कि डिविडेंड की मीनिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं, जो कि हम आज खत्म कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के ऊपर, और उसके प्रोविजंस जो है वो गिवन है आपके सेक्शन 123 के अंदर, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली रूल्स होंगे 2014 के, जो कि बात करेगा कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर। ठीक है जी, अब इसके अंदर कुछ प्रोविजन आएगा कि करंट ईयर प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए, पास्ट ईयर भी कर सकते हैं, रिजर्व वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी केसेस हैं वो सारा कुछ हमारा 123 के अंदर डिस्कस किया जाएगा। फिर बात आती है अनपेड डिविडेंड या फिर अनक्लेम डिविडेंड। इसका मतलब क्या है कि हम डिविडेंड दे नहीं पाए या फिर हम देना चाह रहे थे, सामने वाला क्लेम नहीं कर पाया। अब बहुत सारे ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जहां कि हम डिविडेंड पे करना चाह रहे हैं और सामने वाले की किसी गलती की वजह से या किसी भी लापरवाही की वजह से वो क्लेम नहीं कर पा रहा, उसको वो मिल नहीं पा रहा, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको डील करेगा हमारा सेक्शन नंबर 124। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारा अनक्लेम रह जाता है तो उस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF को, जो कि डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 125। इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस फंड को क्रिएट किया गया, स्टैब्लिश किया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, और कौन कौन से ऐसे अमाउंट होते हैं। एक तो इकलौता हमें इसी चैप्टर के अंदर दिख जाएगा जो कि हमारा अनपेड या फिर अनक्लेम डिविडेंड है, बट अलोंग विद दैट बहुत सारे ऐसे और अमाउंट्स बताए गए हैं जिसको कि हमें ट्रांसफर करना होता है IEPF के अंदर, तो उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा सेक्शन नंबर 125 के अंदर। 126 को इस चार्ट में नहीं बताया गया, वो बेसिकली अबेयंस की बात करता है कि अगर कोई ऐसा शेयर्स है जो कि ट्रांसफर में रुका पड़ा है तो उसके राइट्स को किस तरीके से रोका जाए। राइट्स इन रिलेटेड टू बोनस शेयर्स हो सकता है, इन रिलेशन विद डिविडेंड हो सकता है, इन रिलेशन विद राइट शेयर्स हो सकता है, तो उसको कैसे होल्ड पे रखा जाए, तो उस होल्ड पे रखने की बात करता है। छोटा सेक्शन है सेक्शन नंबर 126। एंड लास्ट में आएगा पनिशमेंट, मतलब कि जो भी आपको प्रोविजन बताया गया कि इस टाइम तक आपको डिविडेंड पे कर देना है, अगर आप उसके अंदर नहीं करते हो तो क्या पनिशमेंट मिलेगी डायरेक्टर को और क्या पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं आता है, यहाँ पे डायरेक्टर आता है, और क्या पनिशमेंट मिलती है कंपनी को। अलॉन्ग विद दैट कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब कि जो हम रूल देखेंगे कि 30 दिनों के अंदर हमें डिविडेंड को पे कर देना होता है, उसको डिक्लेयर करने के बाद अगर हम नहीं कर पाते तो उसके बाद भी पनिशमेंट नहीं लगेगी। उसके लिए कुछ सिनेरियो है कि इन केसेस के अंदर अगर मैं टाइम पे नहीं भी डिविडेंड पे कर पाया तो भी मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी, उसको कहते हैं सिंपली एक्सेप्शंस है हमारे, तो उसको हम और देखेंगे इसके अंदर। तो ये पूरा पूरा ही हमारा जो चैप्टर है वो इसमें इतनी बातें हम करके चलेंगे ना।
अब आज की उस पर मेनली कंटेंट पे आते हैं, जो कि मोटा मोटा बात करेगा डिविडेंड क्या होता है। तो इसको बेसिकली डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 235 के अंदर, जो कि बात करता है डिविडेंड क्या है। तो अगर हम सेक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो वो सिंपल ये कहता है कि भैया डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड जिसके अंदर इंक्लूड होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, बड़ी रफ सी चीज बता गया कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है जी। डिविडेंड जिसके अंदर आप इंक्लूड कर लो इसको, इंटरिम डिविडेंड को भी, मतलब फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दोनों को मिला के ही हम कहते हैं एक डिविडेंड। अब एक्चुअल में इसने इलेबोरेट नहीं किया कि इसका मतलब क्या है, किसने, आपके एक्ट ने। बट अब अगर जनरल नॉलेज की मतलब जनरल साइंस में बात करें तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। मतलब कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, सारे खर्चे वगैरह, सारे डेट्स वगैरह की इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद जो भी उनके पास प्रॉफिट बचता है, उसमें से वो डिसाइड करती है कि कितना पोर्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज अ डिविडेंड और कितना पोर्शन ऐसा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें। अब जो डिविडेंड देना है, इसमें हम बात करेंगे जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की, तो उनके डिविडेंड को भी पहले पे करना होता है, उसके बाद जाके बात आती है इक्विटी शेयर्स की। और उस बचे हुए पैसे से कई बार जो हमारी कंपनी है वो ये भी डिसाइड करती है कि डिविडेंड दें, पूरा दे दें, या फिर डिविडेंड बिल्कुल ना दें, या फिर डिविडेंड हम आधा दें आधा ना दें, 80% दें 20% ना दें। थिंग इज कि बहुत सारी इसके अंदर सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि आप प्रैक्टिकली देखते हो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जब हम एक टर्म वहां पे एक टॉपिक पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग एक डिविडेंड पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है, नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, जो भी चीज है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है पार्ट का, जो कि जो हमने कमाया है उसका एक बेसिकली पोर्शन है, एक पार्ट है जो कि हम एलोकेट कर देते हैं कि हाँ भैया इसमें से इतना अमाउंट जो है वो हम पे करेंगे। और पेमेंट कब होगी, जब एक बार वो डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेयर मतलब डिसाइड हो जाएगा एंड अप्रूव हो जाएगा, किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो डिविडेंड है वो किस तरीके का हो सकता है, तो डिविडेंड हमारा ना फिक्स्ड अमाउंट में भी हो सकता है या फिर ये परसेंटेज की वैल्यू में भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 5 रुपए देंगे पर शेयर, कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 5 रुपए डिविडेंड मिलेगा या उसको 2 रुपए डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो गया कि इतने रुपीस पर शेयर के हिसाब से, या आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो कि जितने भी उसके पास शेयर्स होंगे उसका 2% शेयर उसको डिविडेंड मिलेगा, 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 50% मिलेगा, एज द केस में भी। तो इसको कैसे भी डिनोट किया जा सकता है। और एक और चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि जो शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलता है वो इन दी प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग मिलेगा। मतलब जिसकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है उसको जो डिविडेंड मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, जिसकी शेयर होल्डिंग कम होगी उसको डिविडेंड जो मिलेगा वो कम मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगला टर्म आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ डिविडेंड, जो कि बात करता है कि डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं। तो दो पार्ट है ऑब्वियसली, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। अब इंटरिम डिविडेंड के ऊपर एक मिसकंसेप्शन हो सकती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसको मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। इंटरिम डिविडेंड का बेसिकली मतलब क्या है, तो हम क्या समझते हैं कि इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि हम ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक थोड़ा सा बस फ्लॉ इतना सा है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर बेसिकली हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल सपोज करते हैं 2020 से लेके खत्म होगा 31 मार्च 2021 में जाए। ठीक है, अब इस दौरान अगर मैंने कोई डिविडेंड दिया तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। फिर हम कहते हैं कि वो डिविडेंड जो कि डिक्लेयर किया जाता है कहां पे, एजीएम के अंदर, वो हमारा कहलाता है फाइनल डिविडेंड। अब इसके बीच में देखो, अगर मैं कहता हूं कि एजीएम हमने कंडक्ट कराई थी 30 सितंबर 2021 को, ठीक है, विद इन 6 मंथ, जो 30 सितंबर 2021 की डेट थी उसमें हमने एजीएम कंडक्ट कराई। तो अब अगर एक सवाल मैं पूछूं कि सपोज करो कि 31 मार्च 2021 के बाद और 30 सितंबर 2021 से पहले अगर डिविडेंड पे किया जाएगा तो उस डिविडेंड को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को बस थोड़ा सा आपको क्लियर करना है कि द थिंग इज कि आफ्टर ईयर एंड बट ऑल्सो बिफोर द डेट ऑफ एजीएम, इफ एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी और पेड बाय द कंपनी, उस डिविडेंड को भी हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड ही कहते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी डिविडेंड जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिया गया वो इंटरिम डिविडेंड है। ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन अलोंग विद दैट उसके अंदर वो भी इंक्लूड होता है जो कि आफ्टर ईयर एंडिंग होता है बट बिफोर एजीएम होता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिसाइजली ये कहा जाता है, इफेक्टिवली ये कहा जाता है कि दो एजीएम के बीच में जो भी डिविडेंड पे होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, मतलब एक एजीएम हुई, उसके बाद अगली एजीएम जो होगी उस एजीएम के बीच में जो भी डिविडेंड वगैरह हमने पे किया वो सारे डिविडेंड हमारे इंटरिम डिविडेंड है। और वो डिविडेंड जो कि डिक्लेयर एंड पे किया जाएगा ड्यूरिंग द एजीएम, मतलब एजीएम के अंदर, वो सिर्फ हमारा एजीएम जो हमारा डिविडेंड होता है वो कहलाता है हमारा फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो ये इसका प्रिसाइजली कॉन्सेप्ट निकल के आता है इस पूरी बातों को समझते हुए। अच्छा जी,
अब जो इंटरिम डिविडेंड है ये डिक्लेयर कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरिम डिक्लेयर जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है, और उसको बाद में रेटिफाई या कह लो कि आप अप्रूव करवा लिया जाता है एजीएम के अंदर, किसके द्वारा? मेंबर के द्वारा। ठीक है, कहां से दिया जाएगा इंटरिम डिविडेंड? तो ये सारी चीजें ना अपन हम पढ़ेंगे जब हम सेक्शन की बात करेंगे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे सेक्शन के ऊपर भी इन्होंने दे दी है चर्चा, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं आना चाहिए, बट कोई बात नहीं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भैया कहां से कौन से पैसे को यूज करते हुए इंटरिम डिविडेंड को देंगे? तो आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी पैसा यूज किया जाता है फाइनल डिविडेंड के लिए, वही पैसा हम यूज करते हैं इंटरिम डिविडेंड के लिए भी। अब यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं जो इंक्लूड होता है? तो पहली बात कह रहा है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? वो प्रॉफिट जो हमारे पीएनएल के अंदर पड़ा हुआ है, जो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर का होगा, इस साल का नहीं है, पहले का इकट्ठा पैसा जो प्रॉफिट की नेचर का है और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो हमारा कहलाता है सरप्लस। फिर बात आती है कि जिस साल आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस साल का प्रॉफिट भी हो सकता है। जिस साल हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस साल का प्रॉफिट भी जो है उससे भी डिविडेंड दिया जा सकता है, वो भी हमारे सोर्सेज में काम आ सकता है। और फिर बात करते हैं कि अगर हम पार्शियली दे रहे हैं, तो सपोज करो कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उससे पहले जो भी क्वार्टर एंड हुआ और उस क्वार्टर एंड तक में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को भी यूज किया जा सकता है डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो दो पॉइंट है लास्ट के, इसमें क्या डिफरेंस है कि सपोज करो आपने साल खत्म होने के बाद दिया, आपने 20-21 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर था, वो खत्म हुआ, उसके बाद सपोज आप जून में दे रहे हो इंटरिम डिविडेंड, तो उस केस में आप कौन से साल के लिए डिविडेंड दे रहे हो? अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो आप प्रॉफिट यूज करोगे वो उसी साल का यूज करोगे, ना कि जून वाला क्वार्टर, क्योंकि जून वाला जो क्वार्टर है वो 21-22 का प्रॉफिट है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर अगर देना है, तो उस केस में मैं उस साल का प्रॉफिट भी यूज कर सकता हूं। मतलब कि अगर मैं 20-21 का करना चाह रहा हूं और मैंने सितंबर में डिक्लेयर किया, तो सितंबर से पहले के जो भी क्वार्टर के प्रॉफिट होंगे उस प्रॉफिट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब टिल सितंबर जो क्वार्टर है हमारा, उस प्रॉफिट को भी यूज किया जा सकता है। तो इस चीज को जरा समझना है, इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। नाउ जो भी डिक्लेरेशन होता है मैंने आपको बता दिया कि इसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा कहां पे? जो भी हमारा आने वाला एजीएम होगा, किसके द्वारा? मेंबर के द्वारा। रेगुलराइज का मतलब इस पे अप्रूवल मिल जाएगा, हाँ जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करके डिविडेंड दे दिया था, विच इज इंटरिम डिविडेंड, एंड नाउ दैट डिविडेंड इज आल्सो रेटिफाइड या फिर अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन एजीएम। अच्छा जी, फिर बात आती है कि सपोज करो कंपनी को हो गया लॉस। ये सारे प्रोविजन हम देखेंगे फाइनल डिविडेंड के सिनेरियो में, सेक्शन 123 के अंदर भी, आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी, बट एक थोड़ा सा बेस बनाने के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है जिसको कि हम छोड़ नहीं रहे। नाउ अगर सपोज करो कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को हो गया लॉस, तो क्या वो डिविडेंड दे सकती है? तो हाँ, अगर ड्यूरिंग द करंट ईयर, जिस साल हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, उस साल अगर कंपनी को लॉस भी हो जाता है, तो भी कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर सकती है। और डिविडेंड कहां से पे करेगी? ऑब्वियसली बात है अपने पास्ट प्रॉफिट से, जैसे कि हमने पीछे देखा सरप्लस जो था वहां से पे किया जा सकता है। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी आप डिविडेंड दोगे, अपने पिछले 3 साल देखो और पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड जो दिया है उसका एवरेज निकालो, और उसके एवरेज से ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक तो हुआ है लॉस। तो लॉस होने के बाद आपको बस अलाउ किया जाता है कि हाँ डिविडेंड पे कर लो, लेकिन एक लिमिट दे दी गई। लिमिट क्या दे दी गई कि पिछले 3 सालों में आपने जितना भी डिविडेंड किया है उसका एवरेज रेट निकालो, और उस रेट से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं पे करोगे इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, ओके। अगर सपोज करो पिछले 3 सालों में, ये पॉइंट वैसे ये भी आगे डील किया जाएगा कि अगर पिछले 3 सालों में मैंने सपोज करो डिविडेंड दिया ही नहीं था, तो क्या होगा? तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, फिर आप जितना मर्जी डिविडेंड दे दो, क्योंकि आप किराना का हिसाब ही नहीं लगा सकते अगर हमने डिविडेंड पे ही नहीं किया है तो। ठीक है, ओके। नाउ एग्जांपल है, एक एग्जांपल छोटा सा है कि भैया 16% का इन्होंने एवरेज रेट का डिविडेंड दिया था पिछले 3 सालों के अंदर, तो उस केस में अगर कंपनी को लॉस हो जाता है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो ऑब्वियसली बात है कितना परमिटेड है कि वो इंटरिम डिविडेंड कितना दे सकती है? तो वो दे सकती है 16% तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो भी हमारा डिविडेंड होता है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, उस पैसे को जब हमने डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर करने के 5 दिनों के अंदर अंदर उसको हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट में किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। मतलब कि एक बार डिविडेंड हमारा डिक्लेयर हो गया, चाहे इंटरिम हो जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो जो कि हमारे मेंबर्स ने किया, एक बार वो डिक्लेयर कर दिया गया, तो डिक्लेयर करने के बाद उतना पैसा 5 दिनों के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा। कहां पे? किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर, और उसके अंदर वो उन पैसों को डाल दिया जाएगा। ठीक है जी, ये एक आता है इसका टाइम लिमिट के ऊपर का प्रोविजन। फिर बात करते हैं कि
और भी अगर कोई प्रोविजन है जो कि हम सेक्शन 123 में देखेंगे जो कि डिविडेंड के ऊपर अप्लाई होता है, वो सारे प्रोविजन एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे इंटरिम डिविडेंड के अंदर। मतलब प्रोविजन को लेके कोई भी इनके बीच में भेदभाव नहीं है। जो भी प्रोविजन लगेगा सेक्शन 123 का डिविडेंड के ऊपर, वो सारा का सारा प्रोविजन लगेगा हमारा इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। अगर हम सिर्फ वर्ड डिविडेंड बोलते हैं, दैट मींस इट इज अ फाइनल डिविडेंड, और अगर हमें इंटरिम डिविडेंड की बात करना है तो हमें इंटरिम वर्ड को यूज करना पड़ता है ना। फाइनल डिविडेंड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो डिविडेंड होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है कहां पे, एजीएम के अंदर। कितना डिविडेंड देना है ये रेट कौन रिकमेंड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और इसको हमारे मेंबर्स जो होते हैं वो अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और रेजोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों होगा, क्यों, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो एक प्रकार का ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऐसा आपने कहां पढ़ा, याद करो, जब आपने सेक्शन नंबर 102 पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था ऑर्डिनरी बिजनेस के 4 बिजनेस थे, उन 4 बिजनेस के अंदर एक बिजनेस हुआ करता था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का। तो आपको ये चीजें पहले से पता है ना। बात ये आती है कि सपोज करो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया कि जी डिविडेंड देना चाहिए 15% इस साल, तो क्या मेंबर जो है वो डिविडेंड के रेट को बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्या घटा सकते हैं, हाँ जी घटा सकते हैं। क्या उतना ही रखना पड़ेगा, वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स चाहे तो उस डिविडेंड की रेट को उतना ही रखें जितना रिकमेंड किया है बोर्ड ने, या फिर उसको उससे नीचे लेके आ जाए, बट किसी भी हालत में रिकमेंडेशन से ज्यादा नहीं देगी डिविडेंड कौन, मेंबर, मतलब अप्रूव नहीं कर सकती ना। अब इसके नेचर के ऊपर अगर क्लासिफिकेशन करें तो आपको पता है शेयर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं था, या फिर कंपनी के पास इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट था, या किसी और रीजन की वजह से भी अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं देती है, तो उनका डिविडेंड जो है वो लैप्स नहीं होता, वो इकट्ठा हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और एक्यूमुलेट होने के बाद वो कब पे किया जाएगा, जब भी कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जब भी डिविडेंड देना चाहेगी तो पिछले जितने सालों का अरियर होगा वो सारा जोड़ के देगी उसको, उसके पैसे डूबेंगे नहीं डिविडेंड के, उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और नॉन क्यूमुलेटिव का होता है इसका उल्टा, मतलब कि वहां पे अगर आपका ईयर लैप्स हो गया तो आपका डिविडेंड भी लैप्स हो जाएगा। मतलब सपोज अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं था तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी, और नहीं देगी तो वो आपका जो अरियर है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो अगले साल मिलेगा, वो गया और वो खत्म हो गया। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि भैया वो जिनका डिविडेंड जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी डिविडेंड पॉलिसी की। डिविडेंड पॉलिसी कैसे बनती है, डिविडेंड डिसीजन के बेसिस पे, जो कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा होगा या देखोगे आगे चल के। तो बेसिकली डिसाइड किया जाता है, उसके बेसिस पे एक पॉलिसी बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि कितना हम कमाएंगे, एट द एंड उसका कितना डिविडेंड बांटेंगे। पूरा भी बांट सकते हैं, नहीं भी बांट सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं, 80-20 भी कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है जो भी उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ होगा। लेकिन ऑब्वियस बात है ये एट द एंड वाली प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स है उसको सेटिस्फाई पहले आपको करने पड़ेंगे। राइट सेटिस्फाई करने का मतलब कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उसके अंदर से पहले डिविडेंड किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, और उसके बाद अगर कुछ बचा है तो वो आपका फिर डिसाइड किया जाएगा पॉलिसी के द्वारा कि उस बचे हुए पैसे में से कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना रिटेन करके रख लिया जाए। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई कि शेयर्स होते हैं 2 टाइप के, प्रेफरेंस होते हैं, इक्विटी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को आपको डील किया जाता था सेक्शन 43 में, जो कि क्या कहता था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको कि एक प्रेफरेंशियल बेसिकली राइट मिलता है। प्रेफरेंशियल राइट में 2 चीजें थी, प्रेफरेंशियल रीपेमेंट का भी राइट मिलता है और प्रेफरेंशियल डिविडेंड का भी राइट मिलता है, जो कि एक फिक्स रेट का होता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते वक्त डिसाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा कि इतने परसेंट का इसको फिक्स रेट का डिविडेंड हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर डिविडेंड को ना बताया जाए, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स में अगर ये क्लासिफाई ना किया जाए कि डिविडेंड इसको किस प्रकार से मिलेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, तो इन जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि अगर कुछ नहीं बताया गया दैट मींस कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अनलेस अदरवाइज इसको अलग से स्पेसिफाई किया जाए। ठीक है जी, फिर इसकी बेसिस के ऊपर बात आई कि ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मैंने आपको बता दिया वो होते हैं जिनको की जिनके डिविडेंड के जो राइट्स होते हैं, डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो एक्यूमुलेट होता जाता है कि इन केस अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया या फिर इनएडिक्वेसी था प्रॉफिट के अंदर, तो वो उसको एक्यूमुलेट कर लेगी और जो भी आगे वाले आने वाले सालों होंगे जब उनका प्रॉफिट आ जाएगा तो वो उसको पे कर देगी। एक चीज आपको ध्यान ये रखना होता है कि अगर कुछ भी एक्यूमुलेटेड है, अरियर है डिविडेंड का, और आने वाले सालों में कंपनी ने कमाया प्रॉफिट, तो उसके अंदर से पहले उसको पूरा प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा चुकता करना पड़ेगा डिविडेंड का, उसके बाद जाके ही वो इक्विटी शेयर्स को कुछ दे पाएगी, डिविडेंड देना हो या जो भी करना हो। लेकिन पहले चुकता किसको करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के सारे पैसे को, जितना भी उसके अरियर के अंदर एक्यूमुलेट हो रखा होगा।
नॉन क्यूमुलेटिव की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इनका जो डिविडेंड होता है वो अगर किसी भी रीजन से डिक्लेयर नहीं किया गया है, प्रॉफिट नहीं है जो भी कुछ, तो उनका जो राइट था वो बेसिकली एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है और उनको फ्यूचर में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आज मिल गया इस साल, नहीं मिला तो आपका वो अरियर है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो आपके लिए फ्यूचर में आप उसके लिए टाइटल नहीं होते। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यही आती है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स हमारे नहीं होते, मतलब अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स ऑल शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, तो इस सिनेरियो में क्या है कि रेट जो होगा वो डिसाइड कौन करेगा, रिकमेंड कौन करेगा, बोर्ड, और उस डिसीजन के बेसिस के ऊपर अप्रूवल कौन देगा, हमारा मेंबर जो भी होगा मीटिंग का, एजीएम का। और उसके अंदर डिविडेंड पॉलिसी को ऑब्वियसली मैटर करती है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसी है उनकी, उसमें से कितना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना उनको रिटेन करके रखना है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या एज द केस में भी। तो द थिंग इज, ये पूरा सिनेरियो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर हमने डिविडेंड की चर्चा देखी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड देखा, और ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हमने इसकी डिविडेंड की पॉलिसी को देख लिया। अब शुरू करेंगे हम अगले पार्ट से, सेक्शन नंबर 123 से लेके एक एक सेक्शन के ऊपर एक एक वीडियो बनने वाली है, और लास्ट के जो 2 सेक्शन होंगे उसके ऊपर एक लौती वीडियो बनेगी, मतलब सेक्शन नंबर 126 और सेक्शन नंबर 127, क्योंकि थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे सेक्शन हैं। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 123 के ऊपर।